पत्रकारिता एवं संचार विभाग द्वारा आयोजित वैश्विक संकट मीडिया और समाज विषय पर इस राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में संबद्ध हो रहे मेरे शुभेच्छु, आदरणीय और मित्र भी श्री जगदीश उपासने जी, मेरे अत्यंत अनन्य और आत्मीय श्री राजीव सचान जी, एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण नई दिल्ली, जिनसे संवाद तो मेरा होता रहता है और जिनकी लेखनी की धार भी गति के साथ दिखती रहती है। तो ऐसे श्री सचान जी, प्रिय श्री संजय मिश्र जी, जिनकी समाचार विषयक कहानियाँ संख्या में कितनी है इसका मुझे बहुत ज्ञान नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरस्कृत हैं इसकी मुझे जानकारी है और बहुत सारी सूचनाएं इनसे मुझे मिलती रहती हैं। दैनिक जागरण का एक संदर्भ में और भी उल्लेख करना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार दैनिक जागरण अखबार से जुड़ा एक पाठक के रूप में, तो उसका कैप्शन हुआ करता था, आज भी होगा, जो सबकी खबर ले और जो सबको खबर दे। अर्थात सबकी खोज खबर लेना और सबको खबर पहुंचाना, ये इस अखबार का ध्येय है। और ये दो महानुभाव श्री सचान जी और श्री मिश्र जी इससे संबद्ध हैं, तो इसके कारण बहुत सारी सूचनाएं, जानकारियां और घटनाक्रम का बोध हमें होता रहता है। साथ में आकाशवाणी से डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण जी, जो मेरे बहुत प्रिय हैं और बहुत सारी सामयिक घटनाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और इनके माध्यम से इन सूचनाओं की जानकारी वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ मीडिया के अन्य माध्यम नहीं पहुँच पाते या जहाँ जनसंपर्क नहीं हो पाता। पहले भी आकाशवाणी के माध्यम से सूचनाएं हमें मिलती थीं और आज विशेष रूप से आकाशवाणी के माध्यम से सूचनाएं, समाचार सब मिलते हैं। विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात लोगों के मन में उतर जाती है। इसके अतिरिक्त श्री जवाहर सूरी शेट्टी जी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अधिष्ठाता प्रोफेसर आर मनुकोंडा जी, अभी आरंभ में बोल रहे थे, बहुत अच्छी जानकारी भी इनसे मिल जाती है हम लोगों को। इस सेमिनार में, जिसे आजकल हम लोग वेबिनार के रूप में देखते हैं, सहयोग कर रही अभिलाषा एलिस टिर्के और इसके आयोजन की सूत्रधार और इस पूरे कार्यक्रम की कर्णधार डॉक्टर मनीषा शर्मा, जो अभी हमारे विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रही थी। अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है, भले ही उतनी अच्छाई अपने में ना हो, फिर भी अच्छी बातों के लिए, अच्छे शब्दों के लिए मनीषा को बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं उन लोगों से प्रत्यक्षतः जुड़ सका हूँ जिनसे मिलने की मेरी निरंतर इच्छा रहती है, उन्हें सुनने की भी मेरी इच्छा रहती है और उनसे बहुत सारी जानकारी लेने की भी इच्छा रहती है। उपासने जी तो हमारी बहुत सारी यात्राओं के सहभागी हैं और सहयोगी हैं, उनका आज के वेबिनार में होना बहुत ज़्यादा सुखद है। और सचान जी राष्ट्रीय फलक पर सूचनाओं का महत्व क्या है इसका बोध कराते रहते हैं। आजकल संजय जी हमारे ज़्यादा करीब आ गए हैं, लेकिन अभी हमारे विश्वविद्यालय तक नहीं आ पाए हैं। मुझे खुशी है कि इस मंच के माध्यम से मैं उन्हें देख रहा हूँ, उन्हें सुन रहा हूँ। और ब्रजेंद्र जी के बारे में तो कहना ही नहीं कि अभी हमसे लंबा लंबा संवाद कर लेते हैं, ये अच्छा लगता है मुझे उनके इस कार्यप्रणाली से। आज का विषय जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, वैश्विक संकट, मीडिया और समाज। हम सभी आज के इस संकट से अवगत हैं। इतनी ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि शायद ही इस धरा पर कोई ऐसा मनुष्य हो जो कोरोना के नाम से अवगत न हो, इसके प्रकोप से अवगत न हो, इसकी त्रासदी से अवगत न हो।
और कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, कोई भी ऐसा समूह नहीं है जो आज इसके प्रकोप से आक्रांत न हो। आज पूरी व्यवस्था दुनिया की, सभी सत्ता प्रतिष्ठान, मानव समुदाय वैयक्तिक धरातल पर, सामूहिक स्तर पर इस त्रासदी से निपटने में लगे हुए हैं। इसने पूरी दुनिया में भय और संशय का माहौल उत्पन्न कर दिया है। भय इतना कि हम अगर घर से या जहाँ कार्यस्थल है, जहाँ हम अपने आप को निरुद्ध किए हुए हैं, वहाँ से अगर बाहर निकलते हैं तो फिर हमारी वापसी किस तरह से होगी। कोई हमसे मिलने आता है या किसी से हम मिलना चाहते हैं तो उसका श्वास कितना शुद्ध है और कितना असंक्रमित है, यह सोच पाना कठिन है। इसलिए मनुष्य और मनुष्य के बीच में लगाव के स्थान पर अब संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो एक ऐसा विषाणु जिसने पूरी दुनिया को भय और संशय के आगोश में ले रखा, ये आज की स्थिति है। यह संकट इतना बड़ा है कि आर्थिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, अकादमिक गतिविधियाँ और औद्योगिक गतिविधियाँ लगभग सभी रुक सी गई हैं। भला हो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जिसके चलते अकादमिक गतिविधियाँ हो रही हैं, प्रशासनिक कार्यों का संचालन हो रहा है, शासन के दिशा निर्देश हमारे पास तक आ पा रहे हैं और मीडिया के महामानव अपनी बात हम लोगों से कह पा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आकाशवाणी हो, इसके माध्यम से हम सब एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं और जो भी हमारी सुरक्षा और विकास के आवश्यक निर्देश हैं शासन के द्वारा निर्गत, राष्ट्रीय शासन के द्वारा, प्रांतीय शासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा, उससे हम अवगत हो पा रहे हैं और हमारी जो तात्कालिक आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी होंगी इसका बोध हमें हो पा रहा है। इसलिए आज मीडिया की भूमिका बहुत ज़्यादा बड़ी है उस समाज पर, उस समाज के लिए जो समाज आज बहुत ज़्यादा कठिनाइयों को झेल रहा है। वस्तुतः मानव समाज कठिनाइयों के निराकरण के लिए अपने आरंभ से ही कटिबद्ध रहा है, लेकिन ऐसी आपदा कभी दुनिया में देखी नहीं गई जहां सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप ही बदल गया हो। हमने संयुक्त परिवार से यात्रा की, इस परिवार ने समाज का गठन किया और फिर यह समाज बृहत्तर होता चला गया। भारतीय परंपरा में उस चिंतन तक पहुंचा जहां हमने पूरी धरा को ही कुटुंब मान लिया। राष्ट्र राज्य उदय होने के साथ ही देशों की सीमाएं निर्धारित होती चली गईं और एक जो बृहत्तर समाज के बीच की निकटता थी वह राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जुड़कर थोड़ी दूर सी हो गई। हर राष्ट्र का अपना एक समाज है, हर राष्ट्र में अपने अलग अलग समुदाय हैं, हर समुदाय की अपनी अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सभी एक सूत्र से बंधते हैं जिसे राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति का सूत्र कहते हैं। उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के दौर में समाज का स्वरूप बदला। बहुत ज़्यादा हमें सुख और संसाधनों की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति लग गई। हर व्यक्ति कोशिश करने लगा यथाशीघ्र संपन्न हो जाए और सुविधा के जितने भी उपादान हैं हमारे पास हो जाए। इस भाग दौड़ में हम अपने लोगों को भूलते चले गए, अपने आप को भी भूलते चले गए। पूरा जीवन ही मशीनीकृत हो गया। केवल आय के लिए हम परेशान होने लगे। हमारे अपने इस दौड़ में कितना पीछे छूट जा रहे हैं, हमने इसका ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि बच्चों के पालन पोषण के लिए माता पिता का उसके साथ कम से कम 3 साल होना आवश्यक है ताकि वो माता पिता को समझ सके। आज की भौतिकवादी दुनिया में जहाँ हम सभी कार्य करने के लिए उद्यत हैं, बच्चे का पालन पोषण भी अब माता पिता के भरोसे नहीं होगा। फिर माता पिता के प्रति उसका लगाव कैसा होगा, यह भी सामाजिक समस्या बनकर उभरा। इस समाज में जहाँ माता पिता नाइट वाले माता पिता कहे जाने लगे हैं या मॉर्निंग वाले कहे जाने लगे, तो समाज का स्वरूप ही बदलता चला गया। हम यह भूल गए कि हमें कम से कम दिन में एक बार खाने की मेज पर तो एक साथ बैठना ही चाहिए जहाँ हम सबके साथ संवाद कर सकें। लेकिन ये हर युग की अलग अलग मांग होती है। इस उदारीकरण के युग की यही मांग थी कि आप यथाशीघ्र बहुत सारी सुविधाएं
प्राप्त कर लें, बहुत सारा वैभव आपके पास हो जाए। हम यह भूल गए कि आनंद हम खरीद नहीं सकते, सुख हम खरीद नहीं सकते। हमने मान लिया कि वैभव के आधार पर कुछ भी संभव है और इसलिए हम भोग की तरफ बढ़े। बहुत सारे साधन हमारे पास हो गए, एक व्यक्ति के पास बहुत सारी कारें हो गई, बहुत सारे मकान हो गए, लेकिन इस आपदा ने बहुत कुछ शिक्षा दे दी कि वैभव के जितने विपुल साधन हैं, प्राकृतिक संकट के समय, चाहे एक राष्ट्र द्वारा जनित संकट के कारण, मायने नहीं रखते। आज हम सब कहीं न कहीं अपने मूल स्थान पर अवस्थित हैं, अपने मूल परिवार के साथ हैं, परिवारी जनों के साथ हैं। कार्य संस्कृति भी बदली, हम उन आस्थानों में नहीं जा रहे हैं जहां हमारी आजीविका चलती है। हम घर से ही अब काम कर रहे हैं, नया शब्द ही चल गया, वर्क फ्रॉम द होम। यह आज का समाज है। बाजार समाज से हम फिर हट गए हैं। बाजार समाज के प्रति जो हमारी प्रवृत्ति थी और हमारे सारे संबंध आर्थिक हो गए थे, पुनः वापस हो गए। अब हमारी संवेदना पूर्णतः मानवीय है, अपने भी बचना चाहते हैं, औरों को भी बचाना चाहते हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं उसे भी बचाना चाहते हैं। आज यह समाज का स्वरूप बन गया है, जिसमें हम कैसे व्यवहार करें, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट, कैसे कार्य करें, हाउ टू रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करें, एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड, हम कैसे किसी चीज़ का प्रत्युत्तर दें या कैसे किसी के साथ हम समायोजित हों, यह विचारणीय प्रश्न बन गया है। वस्तुतः समाज इसी से खड़ा होता है। आज हम पुनः इन सारे प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं और हमें लगता है कि जो मानवीयता के मूल्य हैं, समाज के मानक हैं, आदर्श हैं, हम पुनः उसे अपने ध्यान में ला रहे हैं। बड़ों का सम्मान करना, छोटों के साथ स्नेह रखना, मित्रों को याद करना, हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी सुख सुविधा का भी ध्यान करना, संयम और आत्मनियंत्रण का विशेष पालन करना आज के समाज ने सीख लिया है। संतोष भी आज के समाज ने सीख लिया है, लेकिन इतने से कार्य नहीं चलता। हम एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते। हम मनुष्य हैं, हमारी जिजीविका है, हमारी सक्रियता है और चलना ही मानव समाज का धर्म है, स्वभाव है और परिचय है। इसलिए चलने की प्रक्रिया में हम कहाँ तक चलेंगे, कैसे चलेंगे, आज विचारणीय विषय है। सत्ता प्रतिष्ठान अपने दायित्व का निर्वहन करता है। उस सत्ता प्रतिष्ठान के साथ हम किस तरह अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ योगदान करें, यह विचारणीय है। तभी एक राष्ट्र के लक्ष्य पूरे होते हैं। भारत का लक्ष्य है कि इस दुनिया में हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र बने, मानवता के त्राण के उपाय भी हमारे द्वारा निकाले जाएं और सर्वत्र पहुंचाए जाएं। इसलिए भेषज के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने बहुत प्रगति की है। अंतरिक्ष के साथ, सागर के साथ तो हमने हाथ मिलाया ही है, उस क्षेत्र में हम बढ़े ही हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश हमने की ही है, आजीविका के साधन सृजित करने के उपाय हमने किए ही हैं और आज ऑनलाइन मोड से हम अकादमिक संस्थाओं को बहुत ज़्यादा सक्रिय किए हुए हैं। कहीं भी शिक्षण की प्रणाली बाधित नहीं हुई है। ये सब उपलब्धियां हैं इस देश की, लेकिन आज ज़रूरत है कि समाज जिससे चलता है, संबंध, सहयोग, संवाद और सक्रियता, इसके बारे में विचार हो और यहीं आकर एक राष्ट्र की नीतियों का क्रियान्वयन, समाज के साथ उसका संबंध, समाज के प्रति उसकी चिंताएं और वे लोग जो हमारे समाज के महत्वपूर्ण अवयव हैं और किसी नगर, महानगर, उद्योग के विकास, उत्पादन में लगे हुए हैं, उनकी स्थिति और अवस्था पर विचार करें। ऐसे में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की तरह ही इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और हम मानकर चलते हैं कि कहीं भी शासन संचालन अगर सफल है, सत्ता प्रतिष्ठान अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल है, तो मीडिया की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, जन जागृति का कार्य। और कहीं अगर विकास असंतुलित है तो उसके प्रति जानकारी देने का काम मीडिया करती है। जन जागरण इसका सबसे बड़ा काम है। व्यवस्था को और मानव समुदाय को आवश्यक जानकारी से अवगत कराना, विशेष लक्ष्यों के प्रति अनुप्राणित करना और आवश्यक होने पर
समाज का अवलंब बनना यह मीडिया का धर्म माना जाता है। इतना ही नहीं, समाज को जागृत करना, समाज को जोड़ना और समाज को जीवंत बनाना यह मीडिया का दायित्व है। और मुझे स्पष्टता दिखलाई दे रहा है, पूरा विश्वास है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। मीडिया अपने दायित्वों में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ लगी हुई है। आज के दौर में मीडिया पर कुछ दबाव भी हैं। कई ऐसे भी सत्ता प्रतिष्ठान हैं हमारे पड़ोस में ही, जहां मीडिया को सही बात कहने की स्थिति में नहीं रखा जाता। जो शासन कहता है उसी को मीडिया के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऐसे में बहुत राष्ट्रों में क्या हो रहा है उसकी सम्यक जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ मीडिया को स्वतंत्रता प्राप्त है, अपनी बात कह लेने की, समाचार देने की, समाचारों के पीछे का विचार भी रखने की क्षमता मीडिया के पास होती है। इसीलिए लोगों को बहुत भरोसा होता है। शासन की नीतियों से ज़्यादा हम मीडिया में छपे हुए लेख देखते हैं, जो पत्रकार लोग हैं उनकी सूचनाएं देखते हैं और इससे अपने को संतुष्ट मान लेते हैं। एक व्यवस्था के संचालन में, एक समाज को मजबूती प्रदान करने में मीडिया की बहुत भूमिका होती है। एक दबाव वहाँ से आता है जहाँ सत्ता प्रतिष्ठान मीडिया को नियंत्रित कर देता है। एक दबाव वहाँ से आता है जिसे हम जन अपेक्षाएं कहते हैं, कि जनता की बहुत अपेक्षा होती है कि हम सही बातें जानें, जबकि मीडिया भी कहीं न कहीं आंतरिक और बाह्य दबावों से ग्रस्त होती है। ऐसे में आंतरिक और बाह्य दबाव से मुक्त होकर जन सामान्य तक सही पहुंचाने का एक दबाव मीडिया के ऊपर होता है। आज एक तीसरा दबाव है, वह दबाव है इस वैश्विक संकट का, आपदा का, जिसमें बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए आज जो कोरोना वॉरियर्स घोषित हैं भारत में, पूरी दुनिया में, उसमें मीडिया के लोग भी आते हैं। डॉक्टर, नर्स, सपोर्टिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, दवा बेचने वाले लोग, हाउस कीपिंग से जुड़े हुए लोग, सुरक्षा प्रहरी, चाहे पुलिस के रूप में हो या सीमा पर। आज यह भी देखने का विषय है, मीडिया को जागृत करने का विषय है कि हमारे पड़ोसी के साथ जो हमारी सीमा है, वहाँ उनके द्वारा उत्पन्न तनाव का किस मजबूती के साथ हम मुकाबला करने वाले हैं और किस तरह उनको अब यह बता देने वाले हैं कि मनोबल, शास्त्र बल, लोक बल और लेखनी बल से और अपनी सामरिक रणनीति से हम ऐसे किसी पड़ोसी को कभी भी मात देने में सक्षम और समर्थ हैं। यह काम भी हमारी मीडिया कर रही है और पूरी दुनिया को इससे अवगत करा रही है। तो एक संबल देना, अवलंब प्रदान करना, यह मीडिया की भूमिका होती है। जहां मैंने उल्लेख किया कि सुरक्षा प्रहरी, पुलिस या सैन्य बल, डॉक्टर, चिकित्सक, नर्स, वार्ड बॉयज, ये लोग, हाउसकीपिंग से जुड़े हुए लोग हमारी सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, जनजीवन की सुरक्षा के लिए, जन सामान्य की सुरक्षा के लिए अपना स्वयं का जीवन दांव पर लगाकर बाहर निकल रहे हैं। ठीक उसी तरह मीडिया से जुड़े हुए लोग, हमारे पत्रकार बंधु, जितने रिपोर्टर हैं, कैमरा लेकर चलते हैं, ये सभी अपने जीवन को दांव पर लगाकर घूम रहे हैं कि हमें बताएं कि संक्रमण से ज़्यादा भयकारी है उसका भय। हमें उस भय से मुक्त होना है, व्याधि का मुकाबला करना है, जो सुलभ औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करना है, जो योग के उपाय हैं उनका प्रयोग करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेना है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेना है। यह बताने के लिए मीडिया के लोग आगे आते हैं। यह समाज जुड़ा रहे, कहीं बिखराव ना दिखलाई दे या कोई मानसिक दबाव ना होने पाए, इसका भाष्य करते हुए मीडिया के लोग दिखलाई देते हैं। वह भी हमारी आपकी तरह इंसान है, लेकिन वह भयमुक्त होकर घूम रहे हैं हमें भय मुक्त करने के लिए। ये उनकी ताकत है। तो आज समाज को सक्रिय करने में, राष्ट्र को जागृत रखने में और दुनिया में मानवता का संरक्षण करने में मीडिया की बहुत सकारात्मक भूमिका है। आंतरिक और बाह्य दबावों से मुक्त होकर सामयिक अपेक्षाओं के अनुकूल आगे बढ़कर सूचना देना और सूचना तंत्र का सही उपयोग करना, जो मीडिया में लगे हुए लोग हैं बखूबी कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें जितना भी साधुवाद दिया जाए, उनके लिए भी थाली, उनके लिए भी नमन
और उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना कि वह सदैव सुरक्षित रहें और अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन करते रहें। वह सुरक्षित रहेंगे, हमें सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहेंगे। समाज सुरक्षित रहेगा तो यह व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। समाज व्यक्तियों के लिए कवच है और समाज के लिए राष्ट्र कवच है, व्यवस्था कवच है। हम इन सभी कवचों का सम्मान करते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। इनका सम्मान करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम उस दौर से बाहर आ गए हैं जिसमें कोरोना के नाम से कंपकपी उत्पन्न हो जाती। अब हम मानकर चल रहे हैं कि हम बाहर निकलेंगे, अपने कार्यस्थल पर जाएंगे, लेकिन जो सरकार के निर्देश हैं उसका पालन करेंगे, मास्क लगाकर चलेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, एक निश्चित दूरी बनाए रखेंगे एक दूसरे के बीच में। सतर्कता और सावधानी बचाव का सबसे बड़ा उपाय होता है, हम उसका अनुपालन करेंगे। हिंदुस्तान कोरोना को पराजित करने में सफलता के कगार पर खड़ा है। इसका औषध बनाने में भी हम दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे हैं, निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। पूरा विश्वास है कि सबके सहयोग से हिंदुस्तान इस आपदा से मुक्त होने वाला पहला राष्ट्र बनेगा और पूरी मानवता को संबल देने वाली औषध बनाने वाला भी यह पहला राष्ट्र होगा, क्योंकि हमारे पास एक सजग सतर्क मीडिया है, हमारे पास एक जागृत समाज है और हमारे पास एक कुशल नेतृत्व है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान आने वाले दिनों में दुनिया का महानतम राष्ट्र बनेगा। हमारे पास प्रज्ञा शक्ति है, विवेक है, हमारे पास बुद्धि है, बल है, हम सबका समेकित रूप लेकर के चलते हैं। इसलिए हम सभी को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आत्मसंबल से बहुत कुछ काम होता है। आत्मसंबल और मनोबल लेकर ही हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सार्थक योगदान दे सकेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना और आपकी वक्तृता से आज का वेबिनार समृद्ध होगा, सफल होगा, उपादेय होगा, इसकी मुझे पूरी जानकारी है और आप सभी के विद्वत्ता पर हमें गर्व है। विश्वास है कि आप लोगों के द्वारा दिए गए शब्द समाज के लिए और हमारे विभाग के लिए पाथेय बनेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।